हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मजे में होंगे, सबकी हेल्थ अच्छी होगी एंड प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, एलिमेंटिक डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज एंड इम्यूनिटी के बारे में कि भाई कैसे अलग अलग पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी पे कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं अटैक करने का, डिजीज करने के लिए। द सेम टाइम 24/7 हमारा इम्यून सिस्टम जो है फाइट कर रहा है उनके साथ, डिजीज ना होने देने के लिए, है ना। तो हम लोगों ने डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारा पार्ट 4 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में एंड एलर्जी के बारे में। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि लिम्फोइड ऑर्गन्स है क्या, ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पर मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा है। organs where maturation and proliferation of lymphocytes takes place. Maturation and proliferation of lymphocytes takes place. लिम्फोसाइट्स कौन सी, हम लोगों ने इस चैप्टर में दो लिम्फोसाइट्स पढ़ी, हमारी बी लिम्फोसाइट्स जिनको हम लोग बी सेल भी बोलते हैं, हमारी टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम लोग टी सेल्स भी बोलते हैं। अब देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन्स को भी हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो है जहां पर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो है जहां पे इंटरेक्शन हो रहा हो लिम्फोसाइट्स का एंटीजेंस के साथ, है ना। यानी कि प्राइमरी में तो वो सीख रही है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स बना रही है कि एंटीजेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हो गए, जहां पे मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा हो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हो गए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो हो गए जहां पे इंटरेक्शन हो रहा हो लिम्फोसाइट्स का विद एंटीजन, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजेंस। तो अगर हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हो रहा है, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीजन सेंसिटिव बनती है बाय एक्वायरिंग एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। यानी कि हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं दे बिकम एंटीजन सेंसिटिव बाय एक्वायरिंग एंटीजन स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर्स, by acquiring antigen specific receptors। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास दो हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। पहला है हमारा बोन मैरो, ठीक है। दूसरा है हमारा थाइमस। अब बोन मैरो के बारे में सबसे पहले तो देखिए, हमें याद रखना जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में ही बन रही है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, भले लिम्फोसाइट्स हो, डब्ल्यूबीसीज हो गई, हमारी आरबीसीज हो गई, ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर। एंड जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स है उसका मैच्योरेशन भी यहीं पर हो रहा है। मैच्योरेशन ऑफ आवर बी लिम्फोसाइट्स जिनको हम लोग बी सेल्स भी बोलते हैं। अगर मैं थाइमस की बात करूं, यहां पर हो रहा है हमारा मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम लोग टी सेल्स भी बोलते हैं। थाइमस जो है एक लोब्ड स्ट्रक्चर है नियर अवर हार्ट, जो कि विद एज जो है साइज में डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। थाइमस के बारे में एक खास बात जो हमें याद रखनी है, विद एज it reduces in size। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमने किसको बोला, जहां पे लिम्फोसाइट जो है इंटरेक्ट कर रही हो एंटीजेंस के साथ, यानी कि पैथोजेंस के साथ उनका एनकाउंटर हो रहा हो। यानी कि वो साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद पैथोजन, पैथोजन पे भी स्पेसिफिकली एंटीजन वाला पार्ट। एंड हमें यहाँ पर हम लोग एक और नाम होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो स्टमक के पीछे,
हमें या अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेटेड बिहाइंड स्टमक, है ना, एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड बिहाइंड स्टमक, लोकेटेड बिहाइंड स्टमक। अब देखिए, जो स्प्लीन है, इसके पास लिम्फोसाइट्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस हैं। अब जब ब्लड इसमें से पास होता है तो ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस जो है वहां पर फिल्ट्रेशन के टाइप पर ट्रैप हो जाते हैं, एंड फिर जो लिम्फोसाइट्स वहां पर अवेलेबल है उनके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। स्प्लीन के बारे में हम लोगों को 2 पॉइंट और जो एक्स्ट्रा पता है कि भाई इसी को ही हम लोग रिजर्वर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स मतलब हमारे आरबीसी, एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, और ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे लिम्फ नोड्स। अब जो लिम्फ नोड्स है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेरियस लोकेशंस पे थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर located at different locations throughout हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें भी जब लिम्फ पास होता है तो लिम्फ में जो हमारे पास पैथोजेंस हैं वो फिल्टर आउट होकर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वहां पे सेल्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, तो इट फिल्टर्स पैथोजन इन लिम्फ एंड देन उनका इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट्स के साथ। थर्ड है हमारे पास म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि माल्ट, एंड माल्ट जो है हमारे 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू के लिए अकाउंट करता है, 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। देखिए, जो हमारा लिम्फोइड स्ट्रक्चर जो माल्ट है वो प्रेजेंट होता है ऑल ओवर अलोंग द लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा, है ना, ये प्रेजेंट होता है अलोंग द लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा। एंड हम लोगों ने पढ़ा था म्यूकोसा कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। जहां पर भी म्यूकोजा लाइनिंग प्रेजेंट है उसी से एसोसिएटेड जो लिम्फोइड टिश्यू है उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमारे टोटल लिम्फेटिक या फिर मैं बोलूं लिम्फोइड टिश्यू का जो है और एवरेज में 50% जो है माल्ट की, माल्ट के अंदर ही हमारे पास आते हैं हमारे टोन्सिल्स जो कि फेरिंक्स रीजन में है, हमारे अपेंडिक्स भी है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में है, हमारे पेयर्स पैचेस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है, एंड और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है जो है हमारे माल्ट के अंदर आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग ग्राफ्टिंग में बोलते हैं। देखिए, कई बार होता है क्या है, कुछ टिश्यू और ऑर्गन जो है इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि उनका रिपेयर ना हो सकता हो, तो हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, किसी डोनर से लेकर रिसीवर जिसका जो टिश्यू या ऑर्गन खराब हो गया है उसको देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किन की बात करूं, है ना, तो स्किन तो हम लोग हमारी बॉडी से भी किसी दूसरे पार्ट से ले सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, हमारी बॉडी की सारी सेल्स हैं तो रिजेक्ट भी नहीं होगी ना। या फिर आइडेंट खुद के बॉडी से हो सकता है तो खुद की बॉडी से, या फिर आइडेंटिकल ट्विंस हो गया। उसके बाद आता है कि भाई सेम स्पीशीज में ही हो, है ना, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो गया, और फिर कोई अनरिलेटेड जो हमारे पास सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल हो गया उससे हो गया। अब जब मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा हूँ तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ना कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर मुझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो मुझे कुछ चीजें तो मैच करनी पड़ेगी बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है हमें कुछ चीजें मैच करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हो गया मेरा ब्लड,
वो मैच करना पड़ेगा। दूसरा हो गया मेरा टिश्यू मैचिंग, जिसको हम लोग एमएचसी मैचिंग भी बोलते हैं। अब ये एमएचसी क्या है? एमएचसी का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी क्या होती है? ये कुछ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी की सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। अब जो ये एमएचसी जो है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसी को पहचान के हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि ये मेरी खुद की सेल है या बाहर की सेल है ना। अगर हमारा एमएचसी मैच नहीं हुआ, जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसमें भी मेरा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये मेरी खुद की एमएचसी है या बाहर की एमएचसी है। और अगर ये बाहर की एमएचसी है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो जो ये उस टिश्यू को, उस सेल को, उस ऑर्गन को रिजेक्ट करा देता है। यानी कि रिजेक्शन के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ्ट रिजेक्शन के। ठीक है। जब भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी मिसमैचिंग हुआ तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है उस ग्राफ्ट का, उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का रिजेक्शन करा देगा। एंड हम लोगों ने नॉर्मली देखा भी है, अगर हम लोग किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो इवन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उस पेशेंट को जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो है तो वो बाहर की ही सेल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ट्राई किया कि मैच कर जाए, थोड़ा सा हमने इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया कि भाई यार काम चला ले यार, 100% मैचिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम भी पढ़ा था, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज एन एग्जांपल ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, पर उस पेशेंट को जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे। एंड उन्हें बोला भी जाता है कि आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा धूल मिट्टी वाले एरिया में ना जाए, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है। जैसे ही मौका मिलेगा दूसरे पैथोजन से अटैक कर देंगे। तो कोशिश करिए कि आप अच्छा खाएं, ज्यादा बाहर नहीं घूमे धूल मिट्टी में, है ना, खुद को थोड़ा सा बचा के रखें। अब ये हो गया हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीनेशन ना एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग या तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, भले ही मारा हो, किल्ड हो, चाहे उसको वीक किया हो, एटीन्यूएटेड हो, या उसके सरफेस का कोई प्रोटीन जो एंटीजन की तरह काम कर रहा है, या कोई पैथोजन जो है टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो उस टॉक्सिन को, उसकी टॉक्सिसिटी हटा के, यानी कि कुछ इस तरीके से कि वो डिजीज ना कर पाए। ठीक है, भले सरफेस एंटीजन प्रोटीन ले लिया है, टॉक्सिन्स ले लिया है, या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ले लिया है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो है कोई डिजीज ना कर पाए। इन रिटर्न हमें फायदा क्या हो रहा है कि डिजीज नहीं हो रही और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और हमारे इम्यून सिस्टम को जब भी कोई एंटीजन मिलता है तो हम लोगों ने बोला था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले ही कि ये जो है मेमोरी सेल्स बना के स्टोर कर लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन आए तो हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स है थोड़ा सा फास्ट, अच्छा हम लोगों को देखने को। तो वैक्सीनेशन किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? मेमोरी सेल्स बनाने वाले प्रिंसिपल पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये वो प्रोसेस है जहां पे हम लोग या तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, भले वीक हो, एटीन्यूटेड हो, या किल्ड हो, या उस पैथोजन का सरफेस का कोई प्रोटीन हो जो एंटीजन की तरह काम करे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करा सके, या फिर उसका कोई टॉक्सिन हो, उसको हम लोग यूज करें इन सच अ वे दैट इट डू नॉट कॉज डिजीज, इट डज नॉट कॉज डिजीज। बदले में क्या करे? बदले में हमारे
इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा दे, एंड हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाए एंड मेमोरी सेल्स बना दे, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स की भाई फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन आया तो हम लोग जो है इससे पहले लड़ चुके हैं, वी नो हाउ टू फाइट इट, और हम एक अच्छा सा उसको जो है इम्यून रिस्पॉन्स बदले में दे सके, अच्छी सी एक लड़ाई दे सके। तो वैक्सीनेशन से हुआ क्या, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी हुआ। वैक्सीनेशन से हम लोगों ने डेवलप किया इम्यूनाइजेशन, हमने इम्यूनिटी डेवलप किया, एंड वैक्सीनेशन को हम लोगों ने आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमारे पास एक नाम और है यहाँ पर, एडवर्ड जेनर। हमारे साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर जो है, इनको हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन जो है वो डेवलप करी थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, इनको हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फिर वैक्सीन को भी ना हम लोग मेजरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जब हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, होल ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, भले ही वो मारा हुआ हो, हीट किल किया हो, ठीक है, जैसे कि हमारा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हो गया है ना, हमारा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हो गया, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। या आईपीवी, जिसको हम लोग, देखिए पोलियो की वैक्सीन जो है हम लोगों ने दो टाइप की पढ़ी है। एक इंजेक्टेबल हम लोगों ने सुना है, ठीक है, एक हमने सुना है कि ओरली जो हम लोग पोलियो ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इंजेक्टेबल एंड पोलियो वैक्सीन जो है वो उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो इंजेक्टेबल जो है उसमें हम लोग कंप्लीट किल्ड पैथोजन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यही वहीं पर अगर हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन की हम लोग बात करेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है हमारी लाइव एटीन्यूएटेड यानी कि वीक पैथोजन को हम लोग यूज कर रहे हैं। ओ, यहाँ पे एक और चीज हम लोग याद रख सकते हैं, जो हमारी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो हो गई, जहां पे हमने पैथोजन किल किया है, जिसको हम लोग इंजेक्शन की फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग जो है सॉक वैक्सीन भी बोलते हैं। वहीं पे जो मेरी ओरल वाली जो जहां पे मैं वीकेंड पैथोजन को यूज कर रहा हूं, उसको मैं सेबिन वैक्सीन भी बोलता हूं। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेबिन वैक्सीन, एंड जो मेरी इनएक्टिवेटेड वाली पोलियो वैक्सीन है जिसमें मैंने इंजेक्शन की फॉर्म में लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं सोक वैक्सीन। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास हीट किल्ड में हो गया, कोलेरा हो गया, हमारा इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो गया, लाइव एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड, ठीक है, उसमें हमारा बीसीजी वैक्सीन हो गया, जो कि टीबी के लिए हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है। हमारा एमएमआर वैक्सीन वैक्सीन हो गया, जिसमें हमारे पास तीन डिजीज के लिए इम्यूनाइजेशन मिलता है, मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का यूज कर। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग या तो एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, या फिर अगर कोई पैथोजन जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन टॉक्सिन्स को, टॉक्सोइड्स को, उनकी टॉक्सिसिटी हटाकर जो है वो यूज कर दिया जाता है। अगर मैं टॉक्सिन्स और टॉक्सोइड्स में प्रेजेंट वैक्सीन का कुछ एग्जांपल लूं, हमारे पास है हमारा टेटनस का वैक्सीन है, डिप्थीरिया का वैक्सीन है, बोटुलिज्म का वैक्सीन है।
जहाँ पे हम लोग इन पैथोजेंस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हटाकर हम लोग उसको वैक्सीन बनाने में यूज कर रहे हैं। मैं अगर उनकी बात करूं सेकेंड जनरेशन में, जहाँ पे हम लोग एक पार्ट ऑफ एंटीजन यूज कर रहे हैं, उसके सरफेस का कोई प्रोटीन जो एंटीजन की तरह काम कर रहा है उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। थर्ड जनरेशन वैक्सीन है जब हम लोग डीएनए को एज ए वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। डीएनए यूज्ड इन अ वैक्सीन फॉर्मेशन। इसमें भी हमारा लेटेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है हम लोग ईस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट, ठीक है, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एलर्जी के बारे में। देखिए एलर्जी क्या होता है, एलर्जी एक एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट सर्टेन एलर्जी, ठीक है। ये एक एक्सएजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट एलर्जेंस। अब ये एलर्जेंस क्या होते हैं, बोल रहे कोई भी एलर्जी कोजिंग एजेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस, एलर्जी कोजिंग एजेंट्स, जिसमें हमारे पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, मोल्ड हो सकती है, स्पोर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी डिसीज कोजिंग एजेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शन में हम लोगों ने टाइप ऑफ एंटीबॉडी जब पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि एलर्जिक रिएक्शन में जो है आईजीई एंटीबॉडी का जो नंबर है वो बन जाता है। अगर हम लोग बात करें कि एलर्जी का रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखिए मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम कोई भी एलर्जन से एक्सपोजर हो तो बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट एंटीबॉडीज के साथ जाके वो एलर्जन जो है बाइट। अब बी सेल्स ने इनको पहचाना, देखा एलर्जन है यार, तो इन्होंने आईजी एंटीबॉडी को रिलीज किया। आईजी एंटीबॉडी जो है मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स पे जाकर बाइंड, ठीक है। अब जो ये मास्ट सेल या बेसोफिल सेल जो है जिसके ऊपर आईजी एंटीबॉडी बाइंड करिए, फॉर एग्जांपल मास्ट सेल की हम बात करते हैं कि अगर मास्ट सेल के ऊपर आईजी एंटीबॉडी बाइंड कर दिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। कि जैसे ही सेकंड एक्सपोजर हुआ उस एलर्जन के साथ, ये एलर्जन जो है आईजीई एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन दीज सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स उनके ऊपर जाकर बाइंड कर गया। एंड जो हमारी मास्ट सेल्स हो गई सेंसिटाइज्ड वाली, उन्होंने सिक्रीट किया हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन करता है वेसोडाइलेटर का काम, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमन है उसको बढ़ा देता है, डायलेट कर। वहीं पर जो सीरोटोनिन है वो काम करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमन है उसको कम कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इक्वेरिन काम करता है एंटीकोएगुलेंट का कि ब्लड क्लॉट ना बने, और हमें दिखाई देता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन सबसे पहले हमें दिखाई देता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लामेशन तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम में हमारे पास हो गया इन्फ्लामेशन, जिसको हम लोग स्वेलिंग भी बोलते हैं। और क्या दिखाई देता है हम लोगों को, रेडनेस दिखाई देती है उस अफेक्टेड एरिया में, स्नीजिंग होती है, वोटरी आइज हो जाती है, पानी आने लगता है, रनिंग नोज हो सकता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारा ब्रोंकिया जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका जो ल्यूमन है वो ऐसे थोड़ा सा कम हो जाता है, वहां की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो किसकी वजह से हो रहा है हिस्टामिन की वजह से। हिस्टामिन ने जो है वैसोडाइलेशन किया था, अब वैसोडाइलेशन हुआ है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हमारे पास कुछ एलर्जेंस ऐसे हैं जहां पे हमें सीवियर रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, सीवियर रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर।
फॉर एग्जाम्पल कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, उनसे एलर्जी होना, या कोई और एलर्जन जहां पर सीवियर रिडक्शन जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर में देखने को मिल रहा है, लाइक एंटीबायोटिक एलर्जीज, इसको हम लोग बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। अगर हम लोग बात करें अगेंस्ट एलर्जी वाली ड्रग्स की, तो मेजरली जो है वो सिम्टम्स को कम करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि उनके अंदर एंटी हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के लिए, एपिनेफ्रिन होता है जिसको हम लोग एड्रेनलिन भी बोलते हैं, कुछ स्टीरोइडल प्रिपरेशंस को भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि कोर्टिसोल हो गया, को भी यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। यानी कि एलर्जी में जो है हम लोग सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए जो है सबसे पहले ड्रग्स। फिर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो हमें ना दो एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे है पहले है हमारे पास हे फीवर होता है एलर्जी ड्यू टू पोलन्स, एलर्जी ड्यू टू पोलन्स। दूसरा है हमारे पास अस्थमा। अब अस्थमा में होता क्या है, जो हमारी स्मूथ मसल्स है ब्रोंकाई की, ब्रोंकियोल्स की, उनका जो है वाइडर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अचानक से। हम लोग बोलते हैं कि स्पेज्म आते हैं, वाइडर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है किसका, ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसलिए जो पंप लेते हैं अस्थमा में हम लोग बोलते हैं वहां पर ब्रोंकियोडायलेटर्स है, उस कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, वहां के लिम्फ से डायलेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ताकि सांस आए सबसे पहले, है ना। तो ये होगी हमारी दो एलर्जी के एग्जाम्पल। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एलर्जी के बारे में, एलर्जी, वैक्सीनेशन, लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड ग्राफ्टिंग यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको जो है क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको वेल डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की। तो अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।